जय हिंद दोस्तों, मैं सागर आप सभी का स्वागत करता हूं एसएसटी टीचिंग अड्डा 24/7 के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 या बीपीएससी पीटी, बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हो या बीपीएससी पीटी जो 26 जुलाई को होने वाला है, यह मई 2026 का करेंट अफेयर्स है। इससे बाहर अगर मई 2026 में जितना भी इम्पोर्टेंट घटना घटा है सारा का कलेक्शन है। बहुत ही मेहनत से तैयार किया गया है। हर एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसको 1 से 2 बार देख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे समझौते और अनुबंध पे कौन कौन सा घटना देश और दुनिया में घटा है। चलिए शुरू करते हैं। भारत ताइवान औद्योगिक पार्क। अब भारत ताइवान औद्योगिक पार्क यानी गुजरात सरकार और एलन गेंस इंटरनेशनल, याद रखिएगा, भारत ताइवान औद्योगिक पार्क बना है कहाँ? भारत और ताइवान के बीच में। और किसके किसके बीच में? तो गुजरात सरकार और एलन गेंस इंटरनेशनल के बीच समझौता हुआ है। तो यह इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि किसके बीच समझौता हुआ है, जिसके तहत गुजरात के सानंद धोलेरा क्षेत्र में एक भारत ताइवान औद्योगिक पार्क का विकसित किया जाएगा। सॉरी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत ताइवान औद्योगिक पार्क जो विकसित किया गया है वह किसके किसके बीच समझौता हुआ है, तो गुजरात सरकार और एलन गेंस इंटरनेशनल के बीच। चलिए आगे चलते हैं। भारत नेट प्रोग्राम का अगर बात करें, डिजिटल भारत निधि और आंध्र प्रदेश सरकार, अगर बोला जाए कि भारत नेट प्रोग्राम किसके किसके बीच यह समझौता है, तो डिजिटल भारत निधि और आंध्र प्रदेश सरकार के बीच ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए संशोधित भारत नेट कार्यक्रम लागू करने का समझौता हुआ है। तो डिजिटल भारत निधि और आंध्र प्रदेश सरकार के बीच में भारत नेट प्रोग्राम का समझौता हुआ है कि हम यह कार्यक्रम चलाएंगे। चलिए आगे अगर हम बात करें निजी मरीन गैस टरबाइन सुविधा का अगर बात करें, तो भारत फोर्ज और आंध्र प्रदेश सरकार के बीच विशाखापट्टनम नेवल डॉकयार्ड मतलब जो गोदीबारा जो बंदरगाह होता है उसके बात हो रहा है। तो निजी मरीन गैस टरबाइन सुविधा भारत फोर्ज और आंध्र प्रदेश के बीच में, यह भारत की पहली निजी क्षेत्र की मरीन गैस टरबाइन सुविधा स्थापित करने के लिए समझौता हुआ है। तो भारत की पहली निजी क्षेत्र की मरीन गैस टरबाइन सुविधा स्थापित करने के लिए यह समझौता हुआ है। कौन? निजी मरीन गैस टरबाइन सुविधा। भारत और आंध्र प्रदेश, यह नाम याद रखिएगा, यह भारत की पहली निजी क्षेत्र की मरीन गैस टरबाइन सुविधा स्थापित किया गया है। इस बात को ध्यान रखिए। नेक्स्ट अगर बात करें बासमती और ऑर्गेनिक ट्रेनिंग सेंटर, बात हो रहा है कि बासमती और ऑर्गेनिक ट्रेनिंग सेंटर यानी एपीडा, यह जो एपीडा है, एपीडा आप याद रखिएगा, एपीडा और उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग के बीच समझौता हुआ है। कौन? बासमती और ऑर्गेनिक ट्रेनिंग सेंटर। इसके तहत उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में 7 एकड़ में फैला एक बासमती एंड ऑर्गेनिक ट्रेनिंग सेंटर कम डेमोन्स्ट्रेशन फार्म स्थापित किया जाएगा। मतलब बोला जा रहा है कि बासमती एंड ऑर्गेनिक ट्रेनिंग सेंटर कम डेमोन्स्ट्रेशन फार्म स्थापित किया जा रहा है। कहाँ? एपीडा के मदद से बासमती और ऑर्गेनिक ट्रेनिंग सेंटर है ये, इस बात को याद रखिएगा। यह उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग के बीच समझौता हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं। मलेरिया वैक्सीन को लेकर के एक न्यूज है। मलेरिया वैक्सीन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, यह कोरोना काल में बहुत फेमस हुआ था इंस्टीट्यूट, याद रखिएगा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बीच R78C, याद रखिएगा क्या है? R78C नामक अगली पीढ़ी की मलेरिया वैक्सीन के उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए लाइसेंसिंग समझौता हुआ है। तो मलेरिया वैक्सीन के लिए किसके किसके साथ समझौता हुआ है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बीच। याद रखिएगा R78C नामक अगली पीढ़ी की मलेरिया वैक्सीन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, ये वैक्सीन का नाम है R78C, याद रखिएगा। नेक्स्ट, आयुष ग्रंथों का अनुवाद। आयुष मंत्रालय और डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन, आयुष मंत्रालय और डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन यानी
इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के तहत इनके बीच यानी एआई आधारित ट्रांसलेशन टूल है एक का उपयोग करके प्राचीन आयुष ग्रंथों का तेजी से अनुवाद करने के लिए यह समझौता हुआ है। तो आयुष ग्रंथों का अनुवाद करने के लिए आयुष मंत्रालय और डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के बीच में एआई आधारित ट्रांसलेशन टूल का उपयोग करके जो प्राचीन आयुष ग्रंथों का तेजी से अनुवाद करने के लिए यह समझौता हुआ, ध्यान रखिएगा। वहीं अगर भारत नेट प्रोग्राम, यही रिपीट हो रहा है, यहाँ भी हम लोग भारत नेट प्रोग्राम देखे थे, हाँ बिल्कुल रिपीट हो रहा है। भारत नेट प्रोग्राम डिजिटल भारत निधि और आंध्र प्रदेश सरकार के बीच ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सेवा और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए क्या हुआ है, एक समझौता हुआ है। भारत नेट कार्यक्रम लागू करने का यह समझौता है। तो भारत नेट प्रोग्राम, डिजिटल भारत निधि और आंध्र प्रदेश सरकार, इतना ही ध्यान रखिएगा। पहला ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट का अगर बात करें, भारतीय स्टार्टअप यानी पिक्सेल और क्या है, सरबम एआई मिलकर 2026 के अंत तक भारत का पहला ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट, नाम क्या है, पाथफाइंडर, वजन 200 किलोग्राम है, यह लॉन्च करेंगे, जो अंतरिक्ष में एआई और मशीन लर्निंग वर्कलोड को प्रोसेस कर सकेगा। तो याद रखिएगा, पहला ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट यह भारतीय स्टार्टअप है, पिक्सल और सरबम एआई ने मिल करके भारत का पहला ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट, जिसका नाम पाथफाइंडर है। क्या नाम है इसका, पाथफाइंडर, याद रखिएगा, इसका नाम पाथफाइंडर रखा गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट, अगर हम वहीं पे नियुक्तियां और अंतर्राष्ट्रीय और राज्य का बात करें, देखिए पहले अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र प्रमुख के बारे में देख लेते हैं। एक नाम याद रखिएगा बाबू, निजार अमेदी। यह जो निजार अमेदी है, यह इराक के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। निजार अमेदी कहाँ के, इराक के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। वहीं अगर हम बात करें इस्माइल ओमर गुएले का, यह जिबूती के राष्ट्रपति हैं और जिबूती के राष्ट्रपति केमा बार बने हैं, 6ठा बार बने हैं, ध्यान रखिएगा। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हम बात करें योवेरी मुसेवेनी, यह युगांडा के राष्ट्रपति हैं और लगातार 7वीं बार। तो युगांडा के राष्ट्रपति जो योवेरी मुसेवेनी 7वीं बार बने हैं। वहीं इस्माइल ओमर गुएल 6ठी बार जिबूती के राष्ट्रपति बने हैं और निजार अमेदी इराक के नए राष्ट्रपति बनाए गए, ध्यान रखिएगा। अगर वहीं राज्यों के नए मुख्यमंत्री का बात करें, भारत में हाल ही में चुनाव हुआ। अगर हम वहीं तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री का बात करें, तो अभिनेता एक्टर थे, अब लीडर बने हैं, सी जोसेफ विजय, और इनका पार्टी है टीवीके का फुल फॉर्म याद रखिएगा, तमिल वेत्री कड़कम, टीवीके। यह विजय का पार्टी का नाम है, जो पहले एक्टर थे विजय और अब क्या बन गए हैं, लीडर बन गए हैं, तमिलनाडु के सीएम भी हैं। तो तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में कौन है, सी जोसेफ विजय का, उनके पार्टी का नाम टीवीके, तमिल वेत्री कड़कम। इतना सारा चीज यहाँ से आपको क्या करना है, आपको याद रखना है यहाँ से, तमिलनाडु से। चलिए वहीं अगर हम बात करें बाबू केरल का, तो अगर केरल का बात करें तो केरल के नए मुख्यमंत्री वीडी सतीशन, केरल के नए मुख्यमंत्री कौन है, वीडी सतीशन हैं और केरल के 13वें मुख्यमंत्री बने हैं। ये भी याद रखिएगा कि वीडी सतीशन केवें मुख्यमंत्री बने हैं, तो 13वें मुख्यमंत्री बने हैं। इन्होंने पिनरई विजयन का स्थान लिया है, यानी इससे पहले केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन थे, अब बीडी सतीशन है, यह 13वें मुख्यमंत्री हैं। कौन, बीडी सतीशन। वहीं पश्चिम बंगाल का बात करें तो पश्चिम बंगाल याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि पश्चिम बंगाल में क्या हुआ है हाल ही में। तो पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी के जीत के बाद शुभेंदु अधिकारी राज्य के मुख्यमंत्री बने। इससे पहले ममता बनर्जी थी, ममता बनर्जी चुनाव हार गए और शुभेंदु अधिकारी, जब बीजेपी चुनाव जीता बंगाल में, तो शुभेंदु अधिकारी को वहां का सीएम बनाया गया, चीफ मिनिस्टर बनाया गया, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ अगर हम बात करें नियुक्तियां का, रक्षा में समितियां और अन्य में किनका किनका नियुक्ति हुआ है, चलिए देखते हैं। डिफेंस एंड सिक्योरिटी का बात करते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस, लेफ्टिनेंट जनरल एनएस
राजा सुब्रमण्यम भारत के नए सीडीएस नियुक्त हुए हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के नए सीडीएस कौन हैं, तो एनएस राजा सुब्रमण्यम भारत के नए सीडीएस नियुक्त हुए हैं। इन्होंने अनिल चौहान का स्थान लिया है, यानी कि एनएस राजा सुब्रमण्यम से पहले जो सीडीएस थे भारत के, वह अनिल चौहान थे, ध्यान रखिएगा। नौसेना प्रमुख वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, तो नौसेना प्रमुख किसे बनाया गया? वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को। यह भारत के 34वें नौसेना प्रमुख चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बने हैं। तो एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन का नाम याद रखिएगा। वहीं अगर बात करें पहली महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर, पहली महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर स्क्वाड्रन लीडर सान्या कौन बनी है? स्क्वाड्रन लीडर सान्या का नाम याद रखिएगा। सान्या यह पहली महिला है जो फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनी है। भारतीय वायुसेना की पहली महिला कैटेगरी ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनी है। कौन? लीडर सान्या, स्क्वाड्रन लीडर सान्या का नाम। यूआईडीएआई के सीईओ, यूआईडीएआई के सीईओ सौरभ विजय भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ बने हैं। तो अगर आपसे पूछे कि यूआईडीएआई सौरभ विजय यह भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई के नए कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ बने हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, याद रखिएगा। वहीं अगर संसदीय समितियों के अध्यक्ष का बात करें कि चेयरपर्सन ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी कौन कौन है, तो केसी वेणुगोपाल, केसी वेणुगोपाल का नाम याद रखिएगा। यह लोक लेखा समिति के अध्यक्ष है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर बीपीएससी 72वीं का तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी का, या बीपीएससी टीआरई 4 का, बीपीएससी टीआरई 4 का, यह दोनों के लिए बहुत ही, और भारत में जितने भी एग्जाम होते हैं करंट अफेयर्स तो पूछा ही जाता है, तो आपको हर एक डेटा याद रखना है। खास करके जिनका बीपीएससी पीटी जो 72वीं अभी होने वाला है 26 जुलाई को, उसके लिए ध्यान में रखा गया है। केसी वेणुगोपाल लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? केसी वेणुगोपाल। वहीं अगर प्राक्कलन समिति एस्टिमेट कमेटी के अध्यक्ष का बात करें, संजय जायसवाल, तो प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है? संजय जायसवाल। वहीं सार्वजनिक उपक्रमों की समिति का अध्यक्ष, सार्वजनिक उपक्रमों की समिति का अध्यक्ष बैजयंत पांडा, तो बैजयंत पांडा सार्वजनिक उपक्रमों की समिति के अध्यक्ष हैं। संजय जायसवाल प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष हैं और केसी वेणुगोपाल लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं। इतना सारा पॉइंट आपको याद रखना है। वहीं अगर हम बात करें अदर अपॉइंटमेंट का कि प्रसार भारती, तो प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने? प्रसून जोशी। यह प्रसून जोशी बहुत फेमस व्यक्तित्व है, नाम याद रखिएगा कि प्रसार भारती के नए अध्यक्ष प्रसून जोशी। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन है? आर मुकुंदन। आर मुकुंदन को भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं आशुतोष गोवारिकर, आशुतोष गोवारिकर का बात करें तो 57वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI गोवा के महोत्सव निदेशक बनाया गया। तो आशुतोष गोवारिकर बहुत ही बड़े डायरेक्टर हैं, जैसे मोहनजोदारो, ये सब मतलब अच्छे अच्छे जो फिल्म हैं बनाए हैं आशुतोष गोवारिकर ने। तो 57वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, एक तरीका से ध्यान रखिएगा, इसके महोत्सव के निदेशक बने आशुतोष गोवारिकर। वहीं तुषार कुमार, तुषार कुमार 23 वर्ष के ब्रिटेन के सबसे युवा भारतीय मूल के मेयर बने हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रिटेन के सबसे युवा भारतीय मूल के मेयर कौन बना है, तुषार कुमार, जिनका उम्र 23 वर्ष है। यहाँ क्यू मनिवन्नन, क्यू मनिवन्नन स्कॉटिश संसद में पहुंचने वाला पहले नॉन बाइनरी व्यक्ति, नॉन, अगर हम बात करें यहाँ पे कि स्कॉटिश संसद में पहुंचने वाले पहले नॉन बाइनरी व्यक्ति बने, इनकी जड़ें तमिलनाडु से है। तो क्यू मन्नीवन्नन कहाँ से हैं? तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं और ये स्कॉटिश संसद में पहुंचने वाले पहले नॉन बाइनरी व्यक्ति हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। वहीं अगर पुरस्कार का बात करें, पुरस्कार और सम्मान का, देखिए अगर आपसे पूछा जाए बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर कि बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर किसे दिया गया, तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को द इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है। तो बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को द इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है। वहीं गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार, गोडार्ड
एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स द्वारा भारत के चंद्रयान 3 मिशन को अंतरिक्ष विज्ञान में असाधारण उपलब्धि के लिए दिया गया है। फिर से एक बार देखते हैं। गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स द्वारा भारत के चंद्रयान 3 मिशन को अंतरिक्ष विज्ञान में असाधारण उपलब्धि के लिए दिया गया है। वहीं लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार यह 5वां पुरस्कार है अभी तक का। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रसिद्ध बाल अधिकार कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी 2014 में इनको नोबेल शांति पुरस्कार को भी मिला था। तो अगर पूछा जाए कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको दिया गया है, तो कैलाश सत्यार्थी को, और इन्हें 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला था मलाला यूसुफजई के साथ जो पाकिस्तान की हैं। तो याद रखिएगा कैलाश सत्यार्थी का नाम। कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर पुरस्कार साउथ एशिया विनर। तो जो कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर पुरस्कार है साउथ एशियन विनर सोमा मजुमदार, गोयंका पब्लिक स्कूल जो दिल्ली में है, को छात्रों में जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मिला है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर पुरस्कार सोमा मजुमदार को, किसको? सोमा मजुमदार को गोयंका पब्लिक स्कूल दिल्ली के छात्रों में जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए दिया गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। गिलर्मो कैनो प्रेस फ्रीडम पुरस्कार यूनेस्को के द्वारा सूडान के पत्रकार संघ को दिया गया है। तो याद रखिएगा कि गिलर्मो कैनो प्रेस फ्रीडम पुरस्कार यूनेस्को द्वारा सूडान के पत्रकार संघ को दिया गया है। कौन सा? गिलर्मो कैनो प्रेस फ्रीडम पुरस्कार। वहीं अगर बात करें रॉयल सोसाइटी के फेलो आईआईटी कानपुर के निदेशक प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल और WUAO के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को चुना गया है। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन और उनके पिता MS स्वामीनाथन रॉयल सोसाइटी के फेलो बनने वाली भारत की पहली पिता पुत्री की जोड़ी है। तो याद रखिएगा रॉयल सोसाइटी के फेलो जो लंदन में हैं, यह पिता पुत्री की पहली जोड़ी है। भारत की पहली पिता पुत्री की जोड़ी है MS स्वामीनाथन और सौम्या स्वामीनाथन, जिसको रॉयल सोसाइटी के फेलो में मतलब कि दिया गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। वहीं अगर UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट मेजर अभिलाषा बराक का नाम आप याद रखिएगा कि UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर किसको दिया गया है, तो पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट। यह भारत की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट थी। कौन? मेजर अभिलाषा बराक को यह पुरस्कार दिया गया। कौन? UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर। और यह भी याद रखिएगा कि अभिलाषा बराक जो है यह पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट है भारत की। चलिए नेक्स्ट, अगर हम बात करें पुरस्कार और सम्मान में अंतर्राष्ट्रीय सम्मान को लेकर के, देखिए पीएम मोदी को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान जो दिया गया है। अगर हम बात करें रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार स्वीडन के द्वारा दिया गया। स्वीडन का विदेशी सरकार के प्रमुखों को दिया जाने वाला यह सर्वोच्च सम्मान है। तो याद रखिएगा स्वीडन का यह विदेशी सरकार के प्रमुखों को दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन है? रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार। वहीं बात करें एग्रीकल्चर मेडल खाद्य सुरक्षा और सतत कृषि के लिए एफओ के द्वारा दिया गया है। ये भी पीएम मोदी को मिला है। वहीं बात करें ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट, नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम द्वारा दिया गया। यह पीएम मोदी को 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान था। तो पीएम मोदी को यह 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान याद रखिएगा, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट। इस बात को ध्यान रखिएगा। वहीं अगर बात करें बिटली
ग्रीन ऑस्कर, बिटली अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर बोला जाता है। यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर को ये सारे मिले हैं, लेकिन यहाँ देखते हैं बिटली अवार्ड जिसको ग्रीन ऑस्कर भी बोला जाता है। तो याद रखिएगा, बहुत ही अगर स्टैटिक जीके में आपसे पूछ दिया जाएगा कि बिटली अवार्ड या ग्रीन पुरस्कार किस अवार्ड को कहा जाता है, तो बिटली अवार्ड को। भारत से परवीन शेख भारतीय स्कीमर पक्षी संरक्षण के लिए और बरखा सुब्बा हिमालयन सेलामेंडर संरक्षण के लिए मिला है। तो याद रखिएगा, बिटली अवार्ड किसको मिला गया है? परवीन शेख को भारतीय स्कीमर पक्षी संरक्षण के लिए और बरखा सुब्बा को हिमालयन सेलामेंडर संरक्षण को मिला है। वहीं बिटली गोल्ड पुरस्कार इंडोनेशिया की फरवीजा फरहान को मिला है। बिटली गोल्ड पुरस्कार किसको मिला है? तो बिटली गोल्ड पुरस्कार मिला है इंडोनेशिया की फरवीजा फरहान का नाम याद रखिएगा। वहीं पुलित्जर पुरस्कार 2026 का मुख्य श्रेणी का अगर बात करें तो देखिए, पुलित्जर पुरस्कार में पब्लिक सर्विस के लिए वाशिंगटन पोस्ट को मिला है। तो पुलित्जर पुरस्कार पब्लिक सर्विस के लिए वाशिंगटन पोस्ट को दिया गया। वहीं अगर ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग के लिए मिनेसोटा स्टार ट्रिब्यून स्टाफ को ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार मिला। वहीं अगर इलिस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री के लिए आनंद आर के और सुपर्णा शर्मा, भारतीय हैं, आनंद आर के और सुपर्णा शर्मा को पुलित्जर पुरस्कार इलिस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। वहीं अगर हम बात करें पुस्तक और लेखक के बारे में और महत्वपूर्ण दिवस को लेकर के, देखिए पुस्तक लेखक देख लेते हैं। द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया, द स्टोरी ऑफ पीएन पनिकर। देखिए, द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया, द स्टोरी ऑफ पीएन पनिकर, लेखक हैं पीपी सत्यन। यह केरल के पुस्तकालय आंदोलन के जनक पीएन पनिकर पर आधारित है, इस बात को याद रखिएगा। तो द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया, द स्टोरी ऑफ पीएन पनिकर के लेखक कौन है? पीपी सत्यन। तो पीपी सत्यन का नाम आपको याद रखना है। क्या नाम है बाबू इसका? पीपी सत्यन का। वहीं अगर बात करें द बेंच, द बार एंड द बिजारे, द लॉफुल एंड द अनलॉफुल के लेखक भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है। मतलब दो किताब, द बेंच, द बार एंड द बिजारे एंड द लॉफुल एंड द अनलॉफुल के लेखक कौन है? भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का नाम आपको याद रखिएगा। द बेंच, द बार एंड द बिजारे, और एक है द लॉफुल एंड द अनलॉफुल तुषार मेहता का। एक है अपनापन के लेखक है केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। ये वाला बुक आप रट के रखिएगा। अपनापन के लेखक कौन है? केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का कौन सा बुक है? अपनापन। वहीं अगर महत्वपूर्ण दिवस और थीम हमेशा एग्जाम में पूछते रहता है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाते हैं? 1 मई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। और इसका थीम क्या है? इंश्योरिंग अ हेल्दी साइको सोशल वर्किंग इन्वायरमेंट। इसी दिन महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस है। तो महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है कब? 1 मई को। इस बात को ध्यान रखिएगा। और 1 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। थीम पूछ लेता है तो थीम आपको याद रखना है, इंश्योरिंग अ हेल्दी साइको सोशल वर्किंग इन्वायरमेंट। वहीं बात करें विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का थीम, शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स, अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स, अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस ये मनाया जाता है। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस भी कब? 3 मई को। तो इम्पोर्टेंट है, मजदूर दिवस 1 मई को, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को, और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का थीम क्या है? शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स। और इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस भी मनाया जाता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 8 मई विश्व थैलेसेमिया दिवस 8 मई को मनाया जाता है। थीम क्या है? एम्पावरिंग लाइव्स, एम्ब्रेसिंग प्रोग्रेस, हिडन नो मोर। नोट, थैलेसीमिया एक अनुवांशिक बीमारी है जिसमें हेमोग्लोबिन ठीक से नहीं बनता है। थैलेसेमिया क्या है? तो थैलेसेमिया एक जेनेटिक डिजीज है, अनुवांशिक बीमारी है जिसमें हेमोग्लोबिन ठीक से नहीं बनता है। और यह विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। वहीं 11 मई का बात करें, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे। तो 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। इसी दिन 1998 में पोखरण 2, कोड नेम क्या था? शक्ति। तो आपको याद रखना है कि 11 मई के दिन ही
नेशनल टेक्नोलॉजी डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1998 में पोखरण 2 जिसका कोड नेम शक्ति था, परमाणु परीक्षण हुआ था और इसका थीम रखा गया रेस्पॉन्सिबल इनोवेशन फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। क्या थीम है? रेस्पॉन्सिबल इनोवेशन फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। आपको ये भी ध्यान रखना है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। वहीं अगर 16 मई का बात करें तो 16 मई 1975 आपको याद रखना है। 16 मई 1975। अब हुआ क्या कि सिक्किम का स्थापना दिवस या राष्ट्रीय डेंगू दिवस, तो सिक्किम का स्थापना दिवस भी 16 मई को ही, क्योंकि 16 मई 1975 को ही पूर्ण रूप से इसको राज्य का दर्जा दिया गया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रीय डेंगू दिवस भी 16 मई को ही। 22 मई, यह तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को। इसका थीम क्या है? बी पार्ट ऑफ द प्लान एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट। यहां से 2-3 चीज आपको ध्यान रखना है। देखिए 22 मई तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हो गया। वहीं पे आपको याद रखना है 22 अप्रैल को मनाते हैं पृथ्वी दिवस। क्या मनाते हैं? पृथ्वी दिवस। अगर हम बात करें 22 मार्च को मनाते हैं जल दिवस। तो ये तीनों चीज याद रखिएगा। 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस और 22 मार्च जल दिवस। इतना सारा चीज याद रखिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ देखते हैं। देखिए स्पेस एंड सोलर से रिलेटेड चीजों को देखें तो सूर्य के कोरोना की तकनीक, अगर हम यहाँ पे पेन को चेंज कर लें, देखिए सूर्य के कोरोना के तकनीक नैनीताल स्थित आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस और आईआईटी दिल्ली ने सूर्य के कोरोना में छिपी हलचल का पता लगाने के लिए 3D मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक सिमुलेशन तकनीक विकसित किया है। फिर से एक बार इसको देखते हैं सूर्य के कोरोना की तकनीक को लेकर के कि क्या है मामला। देखिए नैनीताल स्थित आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस, एरिज का फुल फॉर्म याद रखिएगा क्या है? आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेस और आईआईटी दिल्ली ने सूर्य के कोरोना में छिपी हलचल का पता लगाने के लिए 3D मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक सिमुलेशन तकनीक विकसित किया है। याद रखिएगा क्या विकसित किया है? तो मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक सिमुलेशन तकनीक का विकास किया गया है कि सूर्य के कोरोना में छिपी हलचल की, क्या सूर्य का कोरोना में किस तरीका का हलचल होता है उसको पता लगाने के लिए मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक सिमुलेशन का एक तरीका से विकास किया गया है। वहीं अगर हम बात करें एनर्जी एंड मिनरल्स का, यूरोप का पहला एकीकृत लिथियम प्रोजेक्ट फिनलैंड ने कैलिबर प्रोजेक्ट, यूरोप का पहला एकीकृत लिथियम प्रोजेक्ट है कि फिनलैंड ने कैलिबर प्रोजेक्ट शुरू किया है, जहां खदान से लेकर रिफाइनरी तक लिथियम का उत्पादन एक ही जगह पर होगा। तो याद रखिएगा यह यूरोप का पहला एकीकृत लिथियम प्रोजेक्ट है। फिनलैंड ने कैलिबर प्रोजेक्ट शुरू किया है और इस कैलिबर प्रोजेक्ट में कहा गया कि जहां खदान से लेकर रिफाइनरी तक लिथियम का उत्पादन एक ही जगह पर किया जाएगा। चलिए यहां देखिए अर्थ ऑब्जर्वेशन का बात करते हैं। मिशन दृष्टि याद रखिएगा क्या है? मिशन दृष्टि आपको याद रखना है। बेंगलोर के स्पेस स्टार्टअप गैलेक्स आई ने कैलिफोर्निया से स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट, बहुत फेमस है यह जो स्पेस एक्स का एक रॉकेट है जिसका नाम है फाल्कन 9, और फाल्कन 9 द्वारा भारत का अब तक का सबसे बड़ा निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया। यह दुनिया का पहला ऑप्टोसार सैटेलाइट है जो कैमरा और सिंथेटिक अपर्चर रडार दोनों को एक साथ उपयोग करता है।
तो याद रखिएगा गैलेक्स आई के बारे में कि कैलिफोर्निया से स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा भारत का अब तक का सबसे बड़ा निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया गया। यह दुनिया का पहला ऑप्टोसार सैटेलाइट है जो कैमरा और सिंथेटिक अपर्चर रडार दोनों को एक साथ उपयोग करता है। चलिए याद रखिएगा कौन है, मिशन दृष्टि। चलिए बायोलॉजी से रिलेटेड चीज़ों को देखते हैं। मेढक की एक नई प्रजाति है, किसका प्रजाति है बाबू, मेढक की एक नई प्रजाति। पश्चिमी घाट की काली नदी बेसिन, क्या बोल रहा है, पश्चिमी घाट की काली नदी बेसिन से मेढक की एक नई प्रजाति खोजी गई जिसका नाम काली नाइट फ्रॉग, क्या नाम रखा गया है, काली नाइट फ्रॉग रखा गया है। तो अगर पूछा जाए कि मेढक की नई प्रजाति जो पश्चिमी घाट की काली नदी बेसिन से प्राप्त किया गया है, मिला है, उसका नाम क्या है, तो काली नाइट फ्रॉग याद रखिएगा। चलिए रक्षा पे बात अगर हम करें, रक्षा और सैन्य अभ्यास देखिए, सिनबैक्स नहीं, यह क्या है, विनबैक्स याद रखिएगा, सिनबैक्स नहीं, क्या है, विनबैक्स भारत और कंबोडिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जो कंबोडिया में आयोजित हुआ। तो बहुत सिंपल सवाल पूछता है कभी कभी कि विनबैक्स किन दो देशों के बीच सैन्य अभ्यास है, तो विनबैक्स वियतनाम और IN से इंडिया। तो वियतनाम, भारत और कंबोडिया, विनबैक्स कहाँ का है, भारत और कंबोडिया के बीच यह एक क्या है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है, कौन, विनबैक्स। तो भारत और कंबोडिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जो कंबोडिया में आयोजित हुआ है, क्या नाम है इसका, विनबैक्स नाम है। चलिए वहीं अगर बात करें क्या बोलते हैं, प्रगति का बारे में, प्रगति उमरोई मिलिट्री स्टेशन, प्रगति क्या है, तो उमरोई मिलिट्री स्टेशन मेघालय में आयोजित बहुराष्ट्रीय अभ्यास जिसमें 13 देश शामिल हैं। तो प्रगति क्या है, तो उमरोई मिलिट्री स्टेशन जो कि मेघालय में आयोजित होगा, यह बहुराष्ट्रीय अभ्यास है जिसमें 13 देश हिस्सा लेंगे। कितने देश हिस्सा लेंगे, तो 13 देश इसमें हिस्सा लेंगे। चलिए हथियार और वाहन का बात करते हैं। तारा वेपन सिस्टम क्या है, भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन है। डीआरडीओ और वायु सेना द्वारा ओडिशा में इसका सफल परीक्षण किया गया है। तो याद रखिएगा नाम आप तारा क्या है, एक वेपन सिस्टम है। यह भारत की पहली स्वदेश ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो डीआरडीओ और वायुसेना द्वारा ओडिशा में सफल परीक्षण किया गया है। यहाँ देखिए C-295 सैन्य विमान, एक विमान है जिसका क्या नाम है, C-295 विमान टाटा एडवांस सिस्टम ने बड़ोदरा में भारत में निर्मित पहला C-295 सैन्य परिवहन विमान तैयार कर रोल आउट किया और भारत और स्पेन के बीच 56 विमानों का सौदा हुआ है जिसमें 16 स्पेन से आएंगे और 40 बड़ोदरा में बनेंगे। तो याद रखिएगा C-295 सैन्य विमान क्या है, तो टाटा एडवांस सिस्टम बड़ोदरा में भारत में निर्मित पहला C-295 सैन्य परिवहन विमान तैयार कर रोल आउट किया। अब भारत और स्पेन के बीच यह समझौता हुआ था 56 विमानों का, जिसमें 16 तो स्पेन से आएंगे लेकिन 40 बड़ोदरा से बनेगा, बड़ोदरा गुजरात। आगे चलते हैं, यहाँ देखिए तैमूर मिसाइल। अब तैमूर है तो नाम से ही क्या हो जाएगा, पाकिस्तान। तो तैमूर मिसाइल, पाकिस्तान ने अपनी नए एंटी शिप मिसाइल तैमूर का सफल परीक्षण किया गया है। तो याद रखिएगा तैमूर मिसाइल पाकिस्तान ने, यह पहली नई एंटी शिप मिसाइल है। क्या है, तो तैमूर एक, याद रखना बाबू, एंटी शिप मिसाइल है। यह तैमूर का सफल परीक्षण कहाँ पे, पाकिस्तान में। कहाँ पे, पाकिस्तान में। चलिए काल भैरव ड्रोन, भारत का पहला AI पावर्ड ऑटोनमस फाइटर एयरक्राफ्ट। काल भैरव ड्रोन क्या है, तो भारत का पहला AI पावर्ड ऑटोनमस फाइटर एयरक्राफ्ट है, ड्रोन है। पुर्तगाल की कंपनी स्केच
पकीसल ने सहयोग से बनाया गया, स्केच पकीसल के सहयोग से बनाया जाएगा और इसकी रेंज 3000 किलोमीटर होगी। कितना होगी? 3000 किलोमीटर। काल भैरव यह भारत का पहला AI पावर्ड ऑटोनोमस फाइटर एयरक्राफ्ट है जो पुर्तगाल की कंपनी स्केच पकीसल्स के सहयोग से बनाया जाएगा और इसका रेंज कितना है? 3000 किलोमीटर। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। आगे है INS संघमित्रा। INS संघमित्रा भारत का नया अपतटीय गश्ती पोत यानी ऑफ शोर पेट्रोल वेसल OPV यानी INS संघमित्रा का नाम आपको ध्यान क्यों रखना है? क्योंकि यह भारत का नया ऑफशोर पेट्रोल वेसल यानी अपतटीय गश्ती पोत लॉन्च किया गया है INS संघमित्रा। सूर्यास्त्र क्या है? देश की पहली 300 किलोमीटर रेंज वाली स्वदेशी यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्च प्रणाली सूर्यास्त्र को महाराष्ट्र के शिरडी में लॉन्च किया गया है। याद रखिएगा, सूर्यास्त्र क्या है? तो देश की पहली 300 किलोमीटर रेंज वाली स्वदेशी यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्च प्रणाली है यह, याद रखिएगा सूर्यास्त्र। और सूर्यास्त्र को लॉन्च कहाँ किया गया है? तो महाराष्ट्र के शिरडी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट, वहीं अगर हम बात करें केंद्रीय एवं राज्य योजनाओं के बारे में अगर बात करें बाबू, देखिए नेशनल इम्पैक्ट देखते हैं। वाटर फॉरवर्ड इनिशिएटिव वर्ल्ड बैंक ग्रुप द्वारा शुरू किया गया जिसका लक्ष्य 2030 तक 1 अरब लोगों को जल सुरक्षा प्रदान करना है। तो वाटर फॉरवर्ड इनिशिएटिव क्या है? यह वर्ल्ड बैंक ग्रुप द्वारा शुरू किया गया है जिसका लक्ष्य क्या है कि 2030 तक हम 1 अरब लोगों को जल सुरक्षा प्रदान करेंगे। मिशन सक्षम का बात करें तो मिशन सक्षम यह RBI का मिशन है। मिशन सक्षम किसका है? RBI का मिशन है जिसका उद्देश्य सभी शहरी सहकारी बैंक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की परिचालन क्षमताओं और गवर्नेंस को मजबूत करना है। तो मिशन सक्षम किसके द्वारा चलाया गया? RBI के द्वारा चलाया गया। क्यों चलाया गया? इसका उद्देश्य है कि शहरी सहकारी बैंकों यानी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को परिचालन क्षमताओं और गवर्नेंस को मजबूत करना है। वहीं अगर सेहत मिशन का बात करें तो कृषि और स्वास्थ्य मंत्रालय की संयुक्त पहल है। सेहत मिशन क्या है? तो कृषि और स्वास्थ्य मंत्रालय की संयुक्त पहल है। साइंस एक्सीलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चरल ऑगमेंटेशन जिसका उद्देश्य क्या है? बायोफोर्टिफाइड फसलों के माध्यम से हिडन हंगर सूक्ष्म पोषक तत्वों को कमी लाए, उसको दूर करें। तो सेहत याद रखिएगा एक कृषि और स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा चलाया गया। वहीं अगर कपास उत्पादन मिशन का अगर बात करें, कृषि मंत्रालय का लक्ष्य देश में कपास की उत्पादकता को 440 किलोग्राम हेक्टेयर से बढ़ाकर 2031 तक 750 किलोग्राम हेक्टेयर करना है और यह 5F विजन पर आधारित है। तो याद रखिएगा कपास उत्पादकता मिशन कृषि मंत्रालय का लक्ष्य है कि हम इसको 2031 तक 440 किलोग्राम से बढ़ा के 755 किलोग्राम तक करें और यह किसका पार्ट है? तो 5F विजन का, याद रखिएगा। मिजोरम अदरक मिशन, अगर अदरक मिशन का बात करें तो मिजोरम अदरक मिशन मिजोरम के अदरक की वैल्यू चेन बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया है। नीति आयोग ने मिजोरम को जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया घोषित किया गया, याद रखिएगा। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया किसे घोषित किया गया है तो मिजोरम को याद रखिएगा। नीति आयोग ने मिजोरम को जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया घोषित किया है। वहीं अरुणाचल कीवी मिशन का अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे बड़ा कीवी उत्पादक राज्य है। स्टैटिक जीके में भी यह बार बार कहीं भी आपको दिख जाएगा यह सवाल कि बताइए कि कीवी उत्पादक भारत का सबसे बड़ा कीवी उत्पादक राज्य कौन है? अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे बड़ा कीवी उत्पादक राज्य है और देश के कुल उत्पादन का 50% से अधिक कीवी के मार्केट इंटीग्रेशन और ब्रांडिंग के लिए यह मिशन शुरू किया गया है कि कीवी का मार्केट इंटीग्रेशन और ब्रांडिंग के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया? अरुणाचल कीवी मिशन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात करें केंद्रीय एवं राज्य योजनाएं, राज्य स्तरीय एक्शन मैप देख लेते हैं कि क्या क्या मामला है। देखिए प्रोजेक्ट अगर कराल का बात करें तो यह जो राजस्थान वाला हिस्सा है, प्रोजेक्ट क्या है बाबू? प्रोजेक्ट कराल या कराकल। तो प्रोजेक्ट कराल या कराकल
राजस्थान के वन विभाग द्वारा दुर्लभ जंगली बिल्ली सियागोस या कराकल के संरक्षण के लिए शुरू किया गया। तो प्रोजेक्ट कराल आपको कहाँ शुरू किया गया बाबू? राजस्थान में। और कौन सा मिशन है यह? मिशन का नाम है बाबू कराल। मिशन का नाम क्या है बाबू? तो कराल या कराकल। तो कराल या कराकल कहाँ शुरू किया गया है? राजस्थान में शुरू किया गया है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट ओटीडी सीएम फेलोशिप कहाँ शुरू किया गया? तो यह बाबू ओटीडी सीएम फेलोशिप शुरू किया गया उत्तर प्रदेश सरकार। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आपको $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने के लिए जिला स्तर पर गवर्नेंस को मजबूत करने का यह फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया गया है। ओटीडी सीएम फेलोशिप कहाँ शुरू किया गया है? यूपी में शुरू किया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम लोग बात करें, यह आपका यूपी वाला क्षेत्र हो गया। चलिए आगे अगर हम बात करें, मेरी रसोई योजना पंजाब सरकार द्वारा 40 लाख गरीब परिवार। मेरी रसोई योजना किसके द्वारा शुरू किया गया? पंजाब सरकार के द्वारा। और बोला गया कि हम 40 लाख गरीब परिवारों को मुफ्त पौष्टिक खाद्य सामग्री किट यानी दाल, चना, चीनी, तेल आदि देने के योजना बना रहे हैं। तो किसके द्वारा? मेरी रसोई योजना के द्वारा। यहीं अगर अन्नपूर्णा भंडार योजना पश्चिम बंगाल, तो अन्नपूर्णा भंडार योजना कहाँ चालू हुआ है बाबू? तो पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा भंडार योजना में पुरानी लक्ष्मी भंडार योजना का नाम बदलकर नया रूप दिया गया है। यह कोई नया नहीं है, पुराना ही है। कौन सा? लक्ष्मी भंडार योजना पहले था, अब उसी का नाम बदल करके अन्नपूर्णा भंडार योजना कर दिया गया। और जिसके तहत अब क्या होगा कि महिलाओं को मिलने वाली राशि 1500 से बढ़ाकर 3000 प्रति माह कर दी गई है। लीजिए, तो अन्नपूर्णा भंडार योजना में पूरा अन्न का पूर्ण होगा। अब कैसे? तो एक पहले पश्चिम बंगाल में लक्ष्मी भंडार योजना चलता था, उसी का नाम बदल के अन्नपूर्णा भंडार योजना कर दिया गया। और अब बोला गया कि हम महिलाओं को 1500 से बढ़ा करके कितना रुपया देंगे महीना? 3000 रुपया महीना देंगे। चलिए आगे चलते हैं, खेल समाचार की तरफ देखते हैं बाबू। डबलिन गार्जियंस यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग, यह इंडियन प्रीमियर लीग नहीं है, यूरोपियन T20 प्रीमियम लीग से पूर्व भारतीय कोच राहुल द्रविड़ ने डबलिन गार्जियंस नामक फ्रेंचाइजी टीम खरीदी है, जिसके कप्तान आर अश्विन होंगे। समझ गए? डबलिन गार्जियंस क्या है? तो यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग में जो पूर्व भारतीय कोच हैं राहुल द्रविड़, डबलिन गार्जियंस नामक फ्रेंचाइजी टीम खरीदी है, और जिसका कप्तान कौन होगा? आर अश्विन, रविचंद्रन अश्विन होंगे। बीसीसीआई, ये तो हो गया। नेक्स्ट, बीसीसीआई और आरटीआई, केंद्रीय सूचना आयोग ने साफ किया है कि बीसीसीआई क्या हो जाएगा बाबू? बीसीसीआई तमिलनाडु सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत पंजीकृत है, और यह आरटीआई एक्ट 2005 के दायरे सेक्शन 2H में नहीं आता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, बीसीसीआई और आरटीआई को लेकर के कुछ विवाद था, जिसको केंद्रीय सूचना आयोग ने यह साफ किया है कि बीसीसीआई तमिलनाडु सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत पंजीकृत है, और यह आरटीआई एक्ट 2005 के दायरे सेक्शन 2H में नहीं आता है। वहीं अगर बात करें थॉमस कप, पहले तो यही याद रखिएगा कि थॉमस कप किससे रिलेटेड है? तो बाबू बैडमिंटन से रिलेटेड है। थॉमस कप बैडमिंटन, चीन ने स्वर्ण पदक जीता है। तो थॉमस कप को थॉमस कप किससे संबंधित है? तो बैडमिंटन से। थॉमस कप को में गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो चीन ने स्वर्ण पदक जीता है, जबकि भारत और डेनमार्क को संयुक्त रूप से कांस्य यानी ब्रोंज पदक मिला है। तो भारत और डेनमार्क को, दोनों को संयुक्त रूप से कांस्य पदक मिला है, और चीन क्या जीत गया है? स्वर्ण पदक। तो थॉमस कप कौन जीत गया बाबू? चीन जीत गया, इसको गोल्ड मेडल मिला है, ध्यान रखिएगा। और थॉमस कप बैडमिंटन से रिलेटेड है। रोबोट का विश्व रिकॉर्ड, चीन की कंपनी द्वारा बनाए गए लाइटनिंग, चीन का कंपनी ने बनाया था क्या? लाइटनिंग नामक एक ह्यूमनॉइड रोबोट ने
बीजिंग हाफ मैराथन में मानव विश्व रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। तो बीजिंग हाफ मैराथन में मानव विश्व रिकॉर्ड को कौन तोड़ दिया है? जो चीन के द्वारा एक बनाया गया था लाइटनिंग नामक ह्यूमनॉइड रोबोट, याद रखिएगा। वहीं छठे एशियन बीच गेम्स चीन में आयोजित हुआ। छठा एशियन बीच गेम्स कहाँ आयोजित हुआ? चीन में आयोजित हुआ, जिसमें मेडल टैली में भारत छठे स्थान पे है। भारत जो छठे एशियन बीच गेम्स है और भारत इसमें छठे स्थान पे है, जो कि चीन में हुआ था, पर छठे स्थान पर रहा। कुल 6 पदक, 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज पुष्पा यादव और प्रिया मलिक, नाम याद रखिएगा, पुष्पा यादव और प्रिया मलिक ने बीच रेसलिंग में स्वर्ण पदक जीता है। तो भारत ने यहाँ 3 गोल्ड मेडल जीता, भारत का स्थान छठा रहा और इसमें पुष्पा यादव और प्रिया मलिक ने बीच रेसलिंग में स्वर्ण पदक जीते हैं, इस बात को याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं बाबू। यहाँ देखिए शिखर सम्मेलन और सूचकांक का बात करें। शिखर सम्मेलन, यूएस और ईरान शांति वार्ता। यूएस और ईरान, अभी आपको पता ही है कि यूएस और ईरान शांति वार्ता इस्लामाबाद पाकिस्तान में आयोजित हुआ। नेक्स्ट, किम्ब्रेले प्रोसेस बैठक मुंबई में हुई और भारत की 1 जनवरी 2026 से अध्यक्षता मिली है। तो किम्ब्रेले प्रोसेस बैठक कहाँ हुआ है? मुंबई में हुआ है और भारत को 1 जनवरी 2026 से अध्यक्षता मिला है, इसका याद रखिएगा। सबमिट नोट्स अब यहाँ पे देखते हैं। बिरसा 1001 वर्कशॉप भारत को पहली स्वदेशी CRISPR जीन थेरेपी बिरसा 1001 पर वर्कशॉप, लक्ष्य 2047 तक सिकल सेल एनीमिया खत्म करना है। तो भारत को सिकल सेल एनीमिया को क्या करना है? खत्म करना है। तो सिकल सेल एनीमिया को 2047 तक खत्म करना है। पहली AICT, भारत की पहली AICT के रूप में लखनऊ को विकसित किया जा रहा है। तो भारत की पहली AICT किसको बनाया जा रहा है? लखनऊ को बनाया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। वहीं अगर कार्बन कैप्चर लैब का बात करें, भारत की पहली CCUS फील्ड प्रयोगशाला IIT बॉम्बे में स्थापित किया गया। तो यह जो कार्बन कैप्चर लैब है, तो भारत की पहली CCUS फील्ड प्रयोगशाला IIT बॉम्बे में स्थापित किया गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। वहीं अगर इंडेक्स का बाबू बात करें तो इंडेक्स रैंकिंग बोर्ड देखते हैं। विश्व सैन्य खर्च रिपोर्ट सिप्री का नाम याद रखिएगा। विश्व सैन्य खर्च रिपोर्ट हर बार सिप्री ही जारी करता है। अमेरिका पहले स्थान पे है, चीन दूसरे स्थान पे है, रूस तीसरे स्थान पे है, जर्मनी चौथे पे है और भारत 5वें स्थान पे है। तो सिप्री के रिपोर्ट के हिसाब से भारत सैन्य खर्चा विश्व में सबसे ज़्यादा करता है, केमा स्थान पे है तो 5वें स्थान पे है। पहला स्थान पे अमेरिका सबसे ज़्यादा सैन्य खर्चा करता है और भारत सैन्य खर्च पे 5वें स्थान पे है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 भारत की रैंक 157 है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक क्या है बाबू? 157 है। वहीं पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0, पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 सबसे ज़्यादा फ्रंट रनर पंचायतें त्रिपुरा के पास है। बोल रहा है कि जो पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 है, तो सबसे ज़्यादा फ्रंट रनर पंचायत किसके पास है? त्रिपुरा के पास है। उत्तर प्रदेश में 51 फ्रंट रनर पंचायत है। तो सबसे ज़्यादा फ्रंट रनर पंचायत त्रिपुरा के पास है और उत्तर प्रदेश में कितना है? 51 है फ्रंट रनर पंचायत, याद रखिएगा। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट क्या बोलता है? तो वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट सबसे ज़्यादा रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश, दुनिया में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश कौन है? भारत है। यानी प्रवासियों का सर्वाधिक अनुपात, और भारत में प्रवासियों का सर्वाधिक अनुपात कहाँ है? 71 में। तो याद रखिएगा, तो सबसे ज़्यादा रेमिटेंस प्राप्त करता है कौन सा देश? भारत, मतलब बाहर से पैसा आता है। चलिए अब कुछ प्रश्न देखते हैं, जगह कमी की वजह से इस तरीका से चीज़ों को हम देख लेते हैं एक बार। मुख्य बहुविकल्पीय प्रश्न तत्व MCQ फ्लैश कार्ड पार्ट 1 में देखिए। जीरो वेस्ट कैंपस, दिल्ली का राष्ट्रीय क्षय रोग और श्वसन रोग संस्थान भारत का पहला सरकारी स्वास्थ्य बना, जिसे आधिकारिक तौर पर जीरो वेस्ट
टू लैंडफिल कैंपस का टैग मिला। तो जीरो वेस्ट कैंपस, अगर आपसे पूछा जाए जीरो वेस्ट कैंपस क्या है, तो दिल्ली का राष्ट्रीय क्षय रोग और श्वसन रोग संस्थान इसे भारत का पहला सरकारी स्वास्थ्य बना है जिसे आधिकारिक तौर पर जीरो वेस्ट टू लैंडफिल कैंपस का टैग मिला है। वहीं लद्दाख के नए जिले, केंद्र सरकार ने लद्दाख में 5 नया जिला नुब्रा, साम, चांगथांग, जास्कर और द्रास के गठन को मंजूरी दी है, जिससे अब लद्दाख में कुल 7 जिले हो गए हैं। तो लद्दाख में अब कुल कितना जिला हो गया है? 7 जिला हो गया है। चलिए, सत्यशोधक समाज के बारे में, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योतिराव फुले द्वारा 1873 में पुणे में 1873 में पुणे में स्थापित इस समाज का मुख्य उद्देश्य ब्राह्मणवादी प्रभुत्व को चुनौती देना था। 2026 में इनकी 200वीं जयंती मनाई गई है। चलिए, 18वां रेलवे जोन के बारे में जानते हैं। रेल मंत्रालय ने भारत के 18वें रेल जोन के रूप में दक्षिणी तटीय रेलवे जोन साउथ कोस्ट रेलवे को अधिसूचित किया है, जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में होगा। तो 18वां रेलवे जोन, इसका मुख्यालय कहाँ होगा? विशाखापट्टनम। क्या नाम रहेगा? दक्षिणी तटीय रेलवे जोन साउथ कोस्ट रेलवे को अधिसूचित किया गया। पहली एल्कलाइन बैटरी इकाई एवरेडी इंडस्ट्री ने जम्मू में देश का पहली ऑपरेशनल एल्कलाइन बैटरी इकाई की शुरुआत की है। वंदे मातरम को समान दर्जा केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान जन गण मन के समान विधिक दर्जा देने की प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो याद रखिएगा, वंदे मातरम को राष्ट्रगान जो हमारा है जन गण मन के बराबर दर्जा देने का बात किया है। आगे चलते हैं। एमसीक्यू फ्लैश कार्ड 2 में अगर हम देखें बाबू, देखिए ईशांक सिंह का रिकॉर्ड, ईशांक सिंह का रिकॉर्ड क्या है? झारखंड के 7 वर्षीय बालक ईशांक सिंह ने श्रीलंका से तमिलनाडु के बीच पाक स्ट्रेट को तैर कर पार करने वाला सबसे कम उम्र का तैराक का रिकॉर्ड बनाया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। चेरनोबिल आपदा के 40 वर्ष, 26 अप्रैल 1986, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चेरनोबिल आपदा के 40 वर्ष, यूक्रेन में यह घटना घटा था। चेरनोबिल होना कहाँ पे घटा था? यूक्रेन में। कब घटा था? 1986 में। तो 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन तत्कालीन सोवियत संघ में हुई चेरनोबिल परमाणु आपदा के 2026 में 40 वर्ष पूरा हो गया। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 21 राइट टू लाइफ के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षित यात्रा सेफ ट्रेवल ऑन नेशनल हाईवे को नागरिकों का मौलिक अधिकार घोषित किया है। फिर से बात करते हैं दुनिया का सबसे बड़ा जलमग्न ध्वज। भारत के अंडमान निकोबार के हैवलॉक द्वीप यानी स्वराज द्वीप के राधानगर बीच पर पानी के भीतर विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया गया है। तो दुनिया का सबसे बड़ा जलमग्न ध्वज कहाँ है? तो अंडमान। कहाँ पे है? अंडमान निकोबार के हैवलॉक द्वीप, जिसको स्वराज द्वीप के राधानगर बीच पर पानी के भीतर विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया गया। वहीं भारत का पहला मोती उत्पादन क्लस्टर, तो झारखंड के हजारीबाग जिले को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत भारत का पहला पर्ल यानी मोती प्रोडक्शन क्लस्टर घोषित किया गया है। याद रखिएगा, यह झारखंड के हजारीबाग जिले को किसके तहत? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत यह भारत का पहला मोती प्रोडक्शन क्लस्टर घोषित हुआ है। सिक्किम पूर्ण साक्षर राज्य। उल्लास 9 भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत 99.82%, किसके तहत? उल्लास 9 भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत 99.82% साक्षरता दर हासिल करके सिक्किम भारत का 5वां पूर्ण साक्षर राज्य बना है। सिक्किम भारत का 5वां पूर्ण साक्षर राज्य बना है। केमा? 5वां। और किस योजना के तहत? उल्लास 9 भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत। याद रखिएगा। इस तरीका से आज का जो यह क्लास था मई 2026 के जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल हो सकते थे
जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकते थे, सारे को हमने इसमें ऐड कर दिया, चाहे वो बीपीएससी पीटी का एग्जाम हो या बीपीएससी टीआरई 4 का एग्जाम हो, टीआरई 4 का एग्जाम हो। आपको अगर यह सेशन पसंद आ रहा है, आपको सीखने को मिल रहा है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस चैनल को एसएसटी टीचिंग अड्डा 247 को, इसको क्या करना है, इसको बाबू आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या कर दीजिए? सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सेशन का लाभ उठा सके। देखने के लिए धन्यवाद।